हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके बाद कुछ और अधिनियम और रह जाएंगे और ये हमारी जो अधिनियम की श्रृंखला है ये पूर्ण हो जाएगी 1909, 1919, 1935 और 1947 में जाके ये कंप्लीट हम कर देंगे। यदि आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक है, आप यहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन कर लीजिए और स्कैन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप हमें अपने क्वेश्चन आंसर लिख के वहाँ दे सकते हैं और हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आप तो हम ही सिर्फ मैसेज करेंगे, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आज हम जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में पढ़ने वाले, सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे उसकी पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड क्या थी। उसके बाद मुख्य प्रावधान कंप्लीट करेंगे, महत्व और कमियां जानेंगे, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू क्वेश्चन जानेंगे, मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे और फिर इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कंप्लीट सीरीज है, तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से कुछ नहीं छूटेगा आपका, ये मेरी गारंटी है। यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों का एक खूबसूरत कंबाइंड विश्लेषण है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की शुरुआत करते हैं। पृष्ठभूमि, भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन शुरू हुआ, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय सीधे भारत पर शासन कर रहे थे। यानी कि अभी क्या कर रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे, लेकिन 1857 की क्रांति होती है, फिर उसके बाद 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है और 1858 से ही जो क्राउन का शासन शुरू हो जाता है। भारत का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में लेने के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत के प्रशासनिक और विधायी ढांचे को ओवरहाल करने और आने वाले वर्षों में एक साथ 3 परिषद अधिनियम पारित करने की आवश्यकता महसूस की। इस प्रकार उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लागू किया गया। अब इसका आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया। अब इसमें थोड़ी सी चीजें महत्वपूर्ण है, वो समझ लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, जिसने ब्रिटिश भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली को पेश किया और विधायी प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने का पहला कदम उठाया। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को विभाग सौंपे, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां बहाल की और आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। अब ये जो स्लाइड है ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन अक्सर कर बनता है कि पोर्टफोलियो प्रणाली किस अधिनियम से शुरू की गई थी, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगर आपको ये सारा कुछ याद न रहे तो कुछ ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आप इनको याद रखिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासनिक दक्षता का पुनर्निर्माण करना, न्यूनतम स्थानीय भागीदारी की अनुमति देते हुए केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करें और ब्रिटिश वर्चस्व से समझौता किए बिना सीमित भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए एक संरचना बनाए, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को शक्तियां बहाल करके कानून का विकेंद्रीकरण करना। ये इसकी पृष्ठभूमि क्लियर है। अब समझ लेते हैं मुख्य प्रावधान क्या थे इसका, की प्रोविजंस क्या थे। कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 5 तक वृद्धि हुई, मतलब 5 और उसमें बढ़ा दिए, टोटल 5 कर दिए। केवल एक सलाहकार निकाय के रूप में होने के बजाय अधिक शक्ति दी गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की शुरुआत के साथ कार्यकारी परिषद को गृह, कानून, वित्त, सैन्य और राजस्व जैसे पोर्टफोलियो सौंपे गए। तो पोर्टफोलियो की शुरुआत 1861 से हुई है। वायसराय को विधान परिषद में नियम और कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम ने वायसराय को आपात स्थिति में पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी। ये कानून अस्थायी थे और विधान परिषदों और कार्यकारी परिषद की सहमति के बिना जारी किए जा सकते थे।
ये आपके मेंस के लिए भी लाइन काम आएगी, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। विधान पार्षदों के स्थान पर अतिरिक्त सदस्यों 6 से 12 को पेश किया गया, जिन्हें वायसराय द्वारा आधिकारिक और गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकन के माध्यम से नियुक्त किया गया था। आधिकारिक सदस्य बहुमत में थे और आधिकारिक और गैर सरकारी दोनों सदस्यों की अवधि 2 वर्ष थी। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, कितने वर्ष की अवधि थी? तो 2 वर्ष की अवधि थी। सत्ता का विकेंद्रीकरण शुरू हुआ और विधायी शक्ति मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को वापस दे दी गई। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में 3 नई विधान परिषदें स्थापित की गई। 1861 के अधिनियम में बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में 3 नई विधान परिषदें स्थापित की गई थी। जानते हैं इसकी मुख्य विशेषताएं, की फीचर्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की। 1861 या चार्टर अधिनियम 1861 ने भारतीयों को विधान परिषदों में प्रवेश की अनुमति दी। तो विधान परिषद में प्रवेश की अनुमति, भारतीयों को प्रवेश की अनुमति कब मिली? तो 1861 में। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को शक्तियां बहाल की गईं और नई विधायी परिषदों की स्थापित की गई। वायसराय विधान परिषदों में भी कानून बना सकते थे। वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों को अतिरिक्त सदस्य के रूप में नामित किया गया था, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव थे। महत्वपूर्ण है, कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में पूछा गया है आयोग के द्वारा। तो आप जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप इसके बुलेट पॉइंट को नोट्स में लिख लीजिए। इस अधिनियम द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो अक्सर कर प्रश्नों में पूछी जाती है। इसका महत्व समझ लेते हैं। भारत में विधायिकाओं के विकास की वास्तविक शुरुआत इसी अधिनियम से मानी जाती है। केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत हुई। भारतीयों को सीमित रूप से प्रशासन में भागीदारी का अवसर मिला और यह आने वाले अधिनियम जैसे 1892, 1909, 1919 और 1935 की नींव रखी। तो किसने रखी थी? 1861 के अधिनियम ने। 1892 की, 1909 की, 1919 की और 1935 की। और यही हमारे अधिनियम अभी बाकी हैं। जैसे ये 4 क्लास आएंगे, हमारा ये पूरा अधिनियम का जो सीरीज है खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे भाग 1, भाग 2, भाग 3 और पूरे जो है 22 भागों तक काम करेंगे। अनुसूचियां भी कंप्लीट करेंगे, पूरा सिलेबस करेंगे, कोई भी एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। बात करते हैं इसकी कमियों की। भारतीयों को सिर्फ नाम मात्र का प्रतिनिधित्व, वोटिंग या निर्णय का वास्तविक अधिकार नहीं मिला था। परिषद केवल सलाहकार निकाय थी, बाध्यकारी शक्ति नहीं थी। गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर और पूर्ण नियंत्रण बना रहा। भारतीयों को महत्वपूर्ण विषयों या वित्तीय मामलों से दूर रखा गया। बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आयोग ने अब तक पूछे हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो इससे रिलेटेड है उन। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आयोग ने पूछा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? ऑप्शन ए है विधायी शक्ति का पूर्ण केंद्रीकरण, गलत है। कार्यकारी और विधायी कार्यों का पृथक्करण, प्रांतीय सरकारों की विधायी शक्तियों की बहाली और भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश की अनुमति। इसका सही आंसर होगा, इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास को पुनः विधायी अधिकार देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। एक्सप्लेनेशन के साथ आप बढ़ सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी हमारा चैनल प्री मैच्योर चैनल है, हम बहुत ही कम सब्सक्राइबर के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपको इस चैनल पर पूर्ण रूप से संपूर्ण डेडिकेटेड कंप्लीट बैच ला सके हैं। पॉलिटी का भी, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और
सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का सबका हम बैच लेके आ सकें, उसके लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे छोटे बहन भाई हो, कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को क्या अधिकार मिला? अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, भारतीयों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति करने का अधिकार, ऑप्शन सी, मंत्रिपरिषद भंग करने का अधिकार, और ऑप्शन डी, किसी भी प्रांत के गवर्नर को हटाने का अधिकार। इसका सही आंसर होगा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में 6 महीने तक लागू रहने वाले अध्यादेश जारी करने का अधिकार। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला था। अब आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत विधान परिषद में किस प्रकार के सदस्यों को जोड़ा गया था? केवल निर्वाचित सदस्य। देखो, जहां केवल इस तरह के प्रश्न आते हैं तो ये कभी आंसर होता नहीं है, तो इसको हमेशा काट दिया करो। केवल ब्रिटिश अधिकारी, तो इसमें भी केवल आ रहा है, आप इसको भी हटा दो, ये नहीं होगा। नामित और गैर आधिकारिक सदस्य, सिविल सेवा अधिकारी, तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आप यहां से व्याख्या देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से संबंधित है? भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, ऑप्शन बी। भारत में संघीय ढांचे की स्थापना, ऑप्शन सी। प्रांतीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत, और ऑप्शन डी, भारत को स्वशासन प्रदान करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यह अधिनियम भारतीय प्रशासन में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला कदम था। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में गलत कथन चुनिए। कथन एक है, ए है, यह अधिनियम गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य शामिल करता था। ऑप्शन बी है, इसने प्रांतीय विधायी परिषदों की स्थापना की। ऑप्शन सी है, इसने भारतीयों को विधायी प्रक्रिया में सीमित प्रवेश दिया। और ऑप्शन डी है, इसने भारतीयों को सार्वजनिक चुनाव द्वारा परिषद में भेजने की व्यवस्था की। इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर डी होगा। 1861 में चुनाव की अवधारणा मौजूद नहीं थी, यह सुविधा 1892 के अधिनियम में आई। तो यहाँ आपके ये जो PYQ थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे, जो आयोग ने पूछे थे, आयोग के जो फेवरेट क्वेश्चन थे, वो हमने यहाँ सॉल्व कर लिए हैं। अभी हम 5 प्रश्न लेते हैं, 5 क्वेश्चंस शामिल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अधिक क्वेश्चन ले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ और लेके आएँ तो वो भी बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेंस के क्वेश्चन की। देखो, आज मैं थोड़ा सा कुछ लिख के भी लाया हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का उद्देश्य क्या था? ये आप लिखिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम किसने पेश किया? ये लिखिए। आप ये लिख के हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे जो लिखा हुआ है, आप उसको वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। हम आपका चेक करके फिर बता देंगे कि उसमें क्या-क्या और आपको ऐड करना चाहिए। और ऑप्शन 3 है, 1861 की विधान परिषद क्या थी? ऑप्शन 4 है, 1861 और 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में क्या प्रावधान था? और ऑप्शन नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं पहले ऑप्शन बोल दिया था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के 2 गुण क्या है? देखो, इस अधिनियम के निम्नलिखित लाभ हैं। यह मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के विधायी अधिकार को बहाल करने में सहायक है। इसके अतिरिक्त इसने कलकत्ता प्रेसिडेंसी को ऐसे कानून बनाने का अधिकार दिया जो पूरे ब्रिटिश भारत पर लागू होंगे। तो ये इसके 2 लाभ थे। इस क्वेश्चन का इस तरह से आंसर लिखा है। आप चाहें तो इससे भी बेहतर आंसर हमें लिख के भेज सकते हैं। कोशिश करिए कि एटलीस्ट एक-एक पेज का आंसर आप लिख सकें, मतलब एक-एक क्वेश्चन का आंसर आप दे सकें। जैसा भी दे रहे आप लिखने की प्रैक्टिस करिए। यदि आप हमारी कंप्लीट यूपी पीसीएस इंडियन पॉलिटी का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं अपनी इंडियन पॉलिटी, तो ये हमारी प्लेलिस्ट है। आप यहाँ से प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिए और डेली एक-एक क्लास है, 10-10 मिनट का एक छोटा-छोटा क्लास है।
10-10 मिनट की क्लास आप देखोगे तो आपका पूरा जो अधिनियम है 1773 से लेके और 1947 तक हम कंप्लीट करा देंगे आपकी एकदम ऐसा जो कंप्लीट सॉल्यूशन मिले। इसके बाद में हम इंडियन पॉलिटी का कोई भी टॉपिक, कोई भी मतलब कोई भी टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे, सारे शामिल करके सारी क्लास कंप्लीट करेंगे। तो आप ये हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। फिर आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट क्या है, यदि आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको छोटा-सा सहयोग है, आपका छोटा-सा सहयोग, आपका साथ ही हमारी ताकत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।